बंद हो चुका है। खाने के सामान के रेट अब आसमान को छू नहीं रहे हैं, बल्कि उसे चीर कर उसके पार निकल गए हैं। लोग राष्ट्रपति के घर में घुस गए हैं, वहां की जिम में एक्सरसाइज कर रहे हैं, स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं। अब दिवालिया होते आपने किसी कंपनी को सुना होगा, इंसान को सुना होगा, जिसका मतलब होता है कि वो कंपनी या इंसान बर्बाद हो चुका है। तो ऐसे में इसका मतलब ये भी हुआ कि देश भी बर्बाद हो चुका है। तो अब सवाल ये आता है कि एक बर्बाद देश में लोग रहते कैसे हैं। चलिए हम बताते हैं लोग कैसे रहते हैं वो बाद में। पहले आपको बता दें कि जनता में निराशा का ये आलम है कि पिछले हफ्ते एक मां अपने 2 बच्चों के साथ नदी में कूद गई और इस तरह श्रीलंका में रोज किसी न किसी का दिल टूटता है। श्रीलंका में आर्थिक समस्या से पैदा हुआ राजनीतिक संकट अब और भी गहरा गया है। बिजली की किल्लत के चलते हो रही कटौती से उमस भरी रातों में नींद पूरी करना मुश्किल हो गया है। देश के दिवालिया होने और ईंधन की कमी के बाद बिजली गुल होने से लोगों की दिनचर्या बुरी तरह से प्रभावित हुई है। ऐसे हालातों में लोगों को अभी बहुत दिन गुजारने हैं। रोजमर्रा की चीजें पिछले महीने की तुलना में दोगुनी कीमतों पर मिल रही हैं। ऐसे माहौल में लोग अब लाचार महसूस कर रहे हैं। जरूरी दवा न मिलने से मौत। लोगों के बीच ये बात तेजी से फैली है कि देश के राजनीतिक और आर्थिक जगत के लोगों के चलते श्रीलंका की ऐसी हालत हुई है। लेकिन इसका सबसे बुरा असर निम्न मध्य और कामकाजी वर्गों पर पड़ रहा है। प्राइवेट अस्पताल तो किसी तरह अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों की हालत बुरी है। लोगों को जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही, जिसकी वजह से उनकी मौत हो रही है। देश का हेल्थ केयर सेक्टर अब कई जीवन रक्षक दवाओं को खरीदने में सक्षम नहीं है। मई में पीलिया से ग्रस्त एक 2 दिन की बच्ची की मौत हो गई। इसकी वजह ये रही कि उनके माता पिता बच्ची को अस्पताल ले जाने के लिए रिक्शा खोजते रहे, पर वो मिला नहीं। पेट्रोल गैस के लिए लंबी लाइनें। श्रीलंका के शहरों में इस समय ईंधन की किल्लत ऐसी है कि इसके लिए लगने वाली लाइन पूरे मोहल्ले के चारों ओर फैली हुई होती है। ये कतारें घटने के बजाय दिनों दिन फैलती ही जा रही हैं। इससे सड़कों पर जाम लग रहे हैं और कईयों का रोजगार बर्बाद हो रहा है। टुक-टुक यानी ऑटो रिक्शा के ड्राइवर अपने 8 लीटर के टैंक के साथ लंबी कतारों में कई दिन बिताने को मजबूर हैं। इसलिए दोबारा लाइन में लगने से बचने के लिए उन्हें अपने साथ तकिया, कपड़ा और खाने पीने का सामान भी लेकर आना पड़ रहा है। परिवहन व्यवस्था चरमराई। देश की परिवहन व्यवस्था बुरी तरह से चरमराई हुई है। जो लोग कहीं आवाजाही भी कर रहे हैं तो उनका मुख्य सहारा बस और ट्रेन है, और इन बसों और ट्रेन की हालत ऐसी है कि भीड़ से कहीं ये बस ही न बैठ जाए। जवान लोग तो बाहर किसी तरह से लटक कर थोड़ी हवा खा लेते हैं, लेकिन भीड़ में दबे भीतर के लोग हवा के लिए हांफते रहते हैं। श्रीलंका दशकों से अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सही निवेश करने में नाकाम रहा है। वहीं कई लोग बसों और रिक्शा चालकों की मनमानी को लेकर शिकायत कर रहे हैं। बच्चों की पूरी पीढ़ी को प्रोटीन वाला खाना नसीब नहीं। हालत यह है कि श्रीलंका के ज्यादातर बच्चे लगभग बिना प्रोटीन वाले खाने पर जीने को मजबूर हैं। यह संकट इतना गहरा है कि इससे देश की माइक्रो इकोनॉमी से लेकर मॉलिक्यूल तक सभी चीजें प्रभावित हुई हैं। बच्चों के दिलो दिमाग, उनकी मांसपेशियों और हड्डियों को वो नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है। देश में मिल्क पाउडर की अधिकांश जरूरत आयात से पूरी होती है, इसलिए बाजारों में बड़ी मुश्किल से मिल्क पाउडर दिखता है। संयुक्त राष्ट्र संघ अब श्रीलंका में कुपोषण और मानवीय संकट की चेतावनी दे रहा है। यहाँ के कई लोगों के लिए यह संकट महीनों से बना हुआ है। दाल भी बनी लग्जरी। कामगार लोगों के मोहल्लों में लोग मिलजुल कर खाना बनाने लगे हैं, ताकि बनाने में सबसे आसान चीजें जैसे चावल और नारियल का सांबोल तैयार हो सके। हालत यह है कि पूरे दक्षिण एशिया के इलाके में लोगों के खानपान का मुख्य आहार दाल भी एक लग्जरी की चीज बन गई है। श्रीलंका में कभी ताजा मछलियां भरपूर मात्रा में मिलती थी और वे सस्ती भी होती थी, लेकिन अब मछली पकड़ने वाली नावों का समुद्र में पहुंचना मुश्किल है, क्योंकि डीजल है ही नहीं। और जो मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं वे अपने माल महंगे दामों पर होटल और रेस्टोरेंट में बेच रहे हैं। इनकी कीमत इतनी ज्यादा हो चुकी है कि ज्यादातर लोगों के लिए मछली खाना बूते की बात नहीं है। हालात इतने बिगड़े कैसे? अब एक सवाल ये भी आता है कि हालात आखिर वहां हुए कैसे। वैसे तो उसकी पूरी डिटेल वीडियो हमारे चैनल पर है, आप उसे देख सकते हैं। इसलिए अब आपको ये बताते हैं कि ये हालात इतने बिगड़े कैसे। वैसे तो श्रीलंका 26 सालों तक गृह युद्ध में उलझा रहा, फिर भी गोटाबाया राजपक्षे जितना कोई और राष्ट्रपति सेना के इतने करीब कभी नहीं रहा। दक्षिण श्रीलंका के लोगों को पिछले कुछ महीनों के दौरान पता चल पाया कि उत्तरी श्रीलंका के लोगों का नजरिया क्यों अलग था। पिछले कुछ महीनों के दौरान श्रीलंका में हुए कई शांतिपूर्ण प्रदर्शनों में पुलिस ने गोलियां चलाई। बच्चों की मौजूदगी वाली भीड़ पर भी अंधाधुंध आंसू गैस के गोले छोड़े गए। जरूरी सामान खरीदने के लिए कतार में लगे लोगों को हल्की सी भी नाराजगी जाहिर करने पर बेरहमी से पीटा गया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शन करने वालों की ओर से फेंके गए पत्थरों से कई अधिकारी घायल हो गए थे। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई से कई प्रदर्शन करने वालों की जान चली गई या वो घायल हो गए। माना गया कि पुलिस का कदम जरूरत से ज्यादा सख्त था। नेताओं के रुख ने भी लोगों को इस हद तक उग्र होने में मदद की है। कई नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालकर लोगों को और उकसाया। जनता ने जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन करके राष्ट्रपति और उनकी पार्टी को सत्ता से हटाने की मांग की, तब भी जिद करके वे सरकार में बने रहे। जनता की घोर नाराजगी के बावजूद पर्दे के पीछे से समझौते की कोशिशें हुई। कई लोग इसे देश की राजनीति में जहर घोलने वाला काम मानते हैं। श्रीलंका को ऐसे गड्ढे में गिराने वाले इन्हीं नेताओं ने दावा किया कि वे देश को फिर से उठा सकते हैं, और फिर उन्होंने जो नीतियां बनाई उसकी तीखी आलोचना होती रही। उदाहरण के लिए घरेलू नौकरों, ड्राइवरों और मैकेनिकों का काम करने के लिए लोगों को पश्चिम एशिया में भेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा इसलिए कि वो वहां से कमाकर पैसे श्रीलंका भेज सके। लेकिन देश के कमजोर लोगों के लिए ये जख्म पर नमक रगड़ने जैसा है, क्योंकि कम पढ़े लिखे और गरीब लोगों को तो देश में रोजगार की कोई उम्मीद है ही नहीं, और उन्हें अपने परिजनों को बाहर भेजने को मजबूर होना पड़ रहा है।